हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो के अंदर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। और टॉपिक है हमारा जियो सिंथेटिक इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि जो क्या टेबल ऑफ कंटेंट होने वाला है, कैसे क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस सीरीज के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से जियो सिंथेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू जियोसिंथेटिक्स के अंदर में कि आखिर में जियोसिंथेटिक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी है, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जियोसिंथेटिक्स हमारे या तो नेचुरल या फिर मैन मेड मटेरियल हो सकते हैं, जिनका यूज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं। क्या बोला मैं कि जियोसिंथेटिक्स आर नेचुरल और मैन मेड मटेरियल एक्सटेंसिवली यूज्ड और यूटिलाइज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। अब सवाल आता है कि इन मटेरियल का हम लोग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज क्यों करते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको यूज करने के पीछे का रीजन है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है, साथ में जो लॉन्गेटिविटी है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, को हम लोग एनहेंस कर सके या फिर इंक्रीज कर सके। ठीक है, सीधी सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं कि जियो सिंथेटिक्स हमारे वह नेचुरल या फिर मैनमेड मटेरियल्स होते हैं जिनको हम सोइल के साथ कंबाइन करते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर सोइल की प्रॉपर्टी एनहेंस हो सके। अगर सोइल की प्रॉपर्टी एनहेंस हो रही है, ओवरऑल हम कह सकते हैं उस स्ट्रक्चर की भी प्रॉपर्टी एनहेंस हो जाएगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चर हमारा सोइल के ऊपर रेस्ट है। ठीक है, समझ आया। तो बहुत बेसिक सी तरीके से मैंने आपको एक क्लियर किया कि जियोसिंथेटिक्स हमारे नेचुरल या फिर मैनमेड मटेरियल हो सकते हैं, जिनका यूज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर करते हैं, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस, लॉन्गेटिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो सके। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे अगर बात करते हैं दोस्तों कि जो नेचुरल हमारे मटेरियल्स हो सकते हैं, वो जैसे कोयर, जूट, हेम्प एक्सेट्रा, ये सारे किसके अंदर आएंगे? नेचुरल मटेरियल की कैटेगरी में। फ्रेंड्स, अगर आप इनका यूज सोइल के अंदर करेंगे तो ये एक प्रकार से सोइल के अंदर रेनफोर्समेंट का काम करेंगे। ठीक है, और वहां पर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सोइल हमारी शेयर में फेल कर जाती है। ठीक है, तो ये जो मटेरियल अगर आप सोइल के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो वहां पर समहाउ कुछ अमाउंट में सोइल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी। क्लियर है? जैसे कि अगर आप आगे बात करते हैं तो जो मैनमेड मटेरियल से हमारे वो हो सकते हैं पॉलीमेरिक या फिर मेटालिक शीट्स। ठीक है, तो ये हमारे दो मेजर टाइप के मटेरियल थे, एक थे नेचुरल, दूसरे थे मैनमेड। नेचुरल के अंदर मैंने बताया आपको ये मटेरियल्स होते हैं, एंड मैनमेड के अंदर ये मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि आखिर में जियो सिंथेटिक्स की क्या जरूरत हमको लगी। जियो सिंथेटिक्स की जरूरत हमको लगी फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो जियो सिंथेटिक्स है, इन्होंने पूरा जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को अभी तक हम पुराने तरीके से करते आ रहे थे, पुराने तरीके से जो स्ट्रक्चर्स बनाते आ रहे थे, उन सबको एक प्रकार से चेंज कर दिया है ये। ठीक है, जैसे ही ये जियो सिंथेटिक्स का मटेरियल अगर आएगा तो इसकी वजह से जो पुराने टाइप की जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स कि जो जियो सिंथेटिक्स है, ये हमको एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मटेरियल्स एंड द मेथड्स के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करते थे जब कभी भी रिटर्निंग वॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रिटर्निंग वॉल का कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टलियर पड़ जाता है। उस केस में अगर हम लोग जियो ग्रिड का यूज कर लेंगे या फिर जियो सेल का वहां पर अगर यूज करते हैं, ठीक है, जियो सेल से भी मिलकर हम एक रिटर्निंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, कन्वेंशनली हम लोग या ट्रेडिशनली पहले क्या करते आ रहे थे, पहले हम कंक्रीट का रिटर्निंग वॉल बनाते थे, लेकिन अभी हम लोग जो हमारे जियो सेल्स रहेंगे उनके अंदर ही जियो मटेरियल का यूज करते रिटर्निंग वॉल बना सकते हैं। कैसे होता है, जियो सेल्स क्या होते हैं, सारी बातें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बस अभी आप ये समझ लीजिए कि जो जियो सिंथेटिक्स से ये हमको एक प्रकार का कॉस्ट इफेक्टिवनेस अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है, जो कि हमारे ट्रेडिशनल मटेरियल्स और मेथड्स थे उनसे काफी सस्ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स तो जियो सिंथेटिक्स का यूज करके हम बहुत सारे इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा सकते हैं, और जो बहुत सारी टिपिकल प्रॉब्लम्स है,
ठीक है, उनको भी सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, जो जियोसिंथेटिक्स का यूज अगर हम लोग कर रहे हैं, तो जियोसिंथेटिक्स का यूज करते वक्त हमको किसी स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर है वो एम्प्लॉयड हो सकता है, मतलब उस काम को अनस्किल्ड लेबर्स भी कर सकता है, प्रोवाइडेड जैसे कि आप रिटर्निंग वॉल बना रहे हैं, तो रिटर्निंग वॉल बनाते वक्त आपको वहां पर बार बेंडिंग स्केड्यूल का काम कराना होता है, डेट इज कटिंग लेंथ ऑफ, आपको रेनफोर्समेंट निकालना पड़ेगा। ये सारी चीजों के लिए आपको एक स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत होती है। लेकिन जब आप जियोसिंथेटिक्स फील्ड पे लेकर आएंगे किसी भी फैक्ट्री से, तो एज इसको यहाँ पर एक जो लोकल मजदूर होता है वो भी इसका साथ वर्क कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे अगर बात करें इसी के अंदर, तो इंस्टॉलेशन डज नॉट रिक्वायर एनी हेवी मशीनरी। यहाँ पर जियोसिंथेटिक्स को इंस्टॉल करते वक्त कोई भी बड़ी मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये हिस्ट्री है जियोसिंथेटिक्स की। तो जियोसिंथेटिक्स आज नहीं, अभी नहीं, बहुत पुराने टाइम से यूज होते हुए आ रही है। अलग अलग वे में इसका यूज किया गया है। जैसे कि 1950s के अंदर आप देखेंगे तो पहली बार जियो टेक्सटाइल का यूज किया गया था इरोजन कंट्रोल के लिए। फ्रेंड्स, आगे चल के मैं आपको इनके फंक्शंस भी बताने वाला हूं, जियोसिंथेटिक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आप ये जान लीजिए कि 1950s के अंदर सबसे पहली बार जियो टेक्सटाइल का यूज किया गया था, और वो भी किस पर्पस के लिए, इरोजन कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, 1960 के अंदर वोवन फैब्रिक्स का यूज किया गया था एज अ जियो टेक्सटाइल। 1968 के अंदर फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्ट बनाया गया है किसका, जियोसिंथेटिक्स का, जिसको निडल पंच फैब्रिक बाय, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसका यहाँ पर क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। फिर 1970s के अंदर फर्स्ट नॉन वुवन जियो टेक्सटाइल का यूज किया गया है, जो कि हाँ नीदरलैंड से इंपोर्ट किया गया था यूएस के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा हिस्ट्री था। ये हिस्ट्री बताने का मकसद ये था फ्रेंड्स कि जियो टेक्सटाइल का यूज हम लोग आज से नहीं कर रहे, बहुत पुराने टाइम से किया जा रहा है। एक और अगर मैं एग्जांपल दूं आपको जियो सिंथेटिक्स का, कब से यूज हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपने कभी गांव अगर गए होंगे तो गांव में पहले जो होते थे हमारे मड के मकान होते थे। ठीक है, मिट्टी के मकान बनाए जाते थे। तो जब मिट्टी का बहुत सारा वो लेके उसके अंदर जो गेहूं का जो बचा हुआ पोर्शन होता है ना, जिसको हम बगदा बोलते हैं या शुक्ला बोलते हैं, उसको मिलाया जाता है। उसको इसलिए मिलाते थे जिससे कि सॉइल के अंदर श्रिंकेज और क्रैक्स जो आते थे वो कम हो सके। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का क्या है फ्रेंड्स, जियोसिंथेटिक्स। ये वो नेचुरल मटेरियल को हम सॉइल के अंदर मिला रहे थे जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी एनहेंस हो सके। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जियोसिंथेटिक्स मार्केट में नया नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये पॉपुलर अभी ज्यादा हो गया है, पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन इसका यूज प्रीवियसली बहुत पुराने टाइम से होते हुआ आ रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है जिसके अंदर इसका यूज होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, लेकिन अब सवाल आता है कि जियो सिंथेटिक्स बनता कैसे है। ठीक है, यहां तक तो मैंने आपको बता दिया कि ये इंट्रोडक्शन टू जियोसिंथेटिक्स, देन हमने बात करी जियोसिंथेटिक्स की क्या जरूरत लगी, क्या हिस्ट्री है जियोसिंथेटिक्स की। अब अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स आपके सामने कि जियोसिंथेटिक्स बनता कैसे है, हाउ जियोसिंथेटिक्स आर प्रिपेयर्ड। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जियोसिंथेटिक्स को हम पॉलीमर से बनाते हैं। क्या बोला कि दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलीमर। एंड टाइप्स ऑफ पॉलीमर की अगर मैं आपके सामने बात करूं फ्रेंड्स, तो कौन कौन से टाइप के पॉलीमर्स हो जाएंगे, जैसे कि पॉलीइथाइलिन हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गया, पॉलिस्टर, नाइलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, इनकी सारी की जो रिएक्शंस है मैं आपको कुछ रिएक्शंस बता दूंगा अभी यहीं पर। अगर आपको इन सबको डिटेल में जानना है और डिटेल में आपको इनके बारे में मैकेनिज्म, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पॉलीमर की एक लिंक दी गई है पूरी प्लेलिस्ट की, आप उसको देख सकते हैं। बट यहाँ पर उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पूरी एक पॉलीमर केमिस्ट्री हो जाता है। ठीक है, बहुत लंबा सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने फिर भी प्रीवियसली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के हिसाब से इसकी वीडियोस बना रखी है। तो अगर आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है वहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉलीमर है उनकी रिएक्शंस में आपको इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। तो क्या बोले हमने कि जो जियो सिंथेटिक्स होते हैं, जियो सिंथेटिक्स हमारे पॉलीमर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से पॉलीमर्स है फ्रेंड्स, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे पॉलीमर्स है जिनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, जियो सिंथेटिक्स प्रोडक्ट बनाते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट किया गया है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज है
क्या बोले, जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज है किसी भी जियोसिंथेटिक्स की, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप का पॉलीमर का यूज किया है उसको बनाने में। मतलब कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज है जियोसिंथेटिक्स की, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज किया है, एज ए प्रोडक्ट में आपने कौन सा पॉलीमर यूज किया है। मानो अगर आपने पॉलीइथाइलिन यूज किया है तो इसकी जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज रहेगी वो कुछ अलग रहेगी। अगर किसी ने पॉलीविनाइल क्लोराइड का यूज किया है तो उसकी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज रहेगी वो अलग रहेगी, किसकी, जियोसिंथेटिक्स की। तो आई होप ये पॉइंट भी यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, तो आखिर में सवाल आता है कि केवल और केवल हमने पॉलीमर का ही यूज क्यों किया है जियोसिंथेटिक्स बनाने के लिए, और भी तो हम लोग किसी और मटेरियल का भी तो यूज कर सकते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा जवाब आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि आपको पहली बात तो ये ध्यान में रखना है कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जियो सिंथेटिक्स प्रोडक्ट है, जैसे कि जियो टेक्सटाइल हो गया, जियो सेल हो गया, जियो ग्रिड हो गया, ये आपको आगे जानने को मिलेंगे क्या होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर यह समझ लेना है कि जो भी जियो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एक्सेप्ट नेचुरल एक्सेप्ट नेचुरल ऑल अदर आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द पॉलीमर। ठीक है, तो यहां पर मैंने यही नोट किया है कि ऑलमोस्ट एवरी जियोसिंथेटिक प्रोडक्ट एक्सेप्ट नेचुरल ऑल आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल को छोड़ के के सारे हम पॉलीमर से ऑब्टेन्ड होते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं किन पॉलीमर का यूज हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कि पॉलीमर इज यूज टू मैन्युफैक्चर्ड जियोसिंथेटिक्स ड्यू टू लार्ज मोलिकुलर वेट। देखो यहां पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, पॉलीमर, तो पॉली के अंदर पॉली आ रहा मतलब बहुत सारा, एन नंबर, लार्ज नंबर में। तो लार्ज नंबर में अगर कोई भी आपका कंपाउंड है उसका बढ़ाते जाएंगे आप, उसमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका वेट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा ना, तो वहां से कुछ अलग प्रॉपर्टीज हमको देखने को मिलती है। तो सिंपल सी भाषा में यहाँ पर लिखा हुआ है कि पॉलीमर इज यूज टू मैन्युफैक्चर जियोसिंथेटिक्स ड्यू टू लार्ज मोलिकुलर वेट। पॉलीमर का मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण हमने उसका यूज किया है जियोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्योंकि ये लार्ज मोलिकुलर वेट होने की वजह से ना फ्रेंड्स, ये हमको हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है, हायर इंपैक्ट रेसिस्टेंस यहां से मिलता है, या फिर हायर इंपैक्ट स्ट्रेंथ हमको मिलती है। साथ में हायर स्ट्रेस क्रैक रेसिस्टेंस यहां पर प्रोवाइड होता है, एंड बेटर हीट रेसिस्टेंस भी हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि आपने जियोसिंथेटिक्स बनाने के लिए पॉलीमर का यूज क्यों किया है, या फिर जियोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए पॉलीमर्स का यूज क्यों किया जाता है, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि पॉलीमर्स का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज्यादा होता है, और उसके मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होने की वजह से वहां पर हमको हायर टेंसाइल स्ट्रेंथ, हायर इंपैक्ट स्ट्रेंथ, हायर स्ट्रेस क्रैक रेसिस्टेंस एंड बेटर हीट रेसिस्टेंस और एक्सेट्रा बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। इसलिए हमने पॉलीमर का यूज किया है जियोसिंथेटिक्स बनाने के लिए। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। अब फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे कि जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पॉलीमर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो हमारे ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल एंड हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होता है। आपको ज्यादा इनके डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान में रख लेना है कि जो पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे वंडरवॉल फोर्सेस हो सकते हैं, परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स के फोर्सेस हो सकते हैं, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपके जो मोलिकुलर चेन्स होती है उनके बीच में हमको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। मतलब कि बॉन्ड्स बिटवीन मोलिकुलर चेन्स आर ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग बाय कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। वहीं हमारे जो पॉलीमर के अंदर ही जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनके बीच का जो बॉन्ड रहेगा वंडरवॉल फोर्सेस और परमानेंट डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे ख्याल से पॉइंट आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा, ये क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता आप उसको छोड़ भी सकते हैं, इतना कोई वो है नहीं है। बस नेक्स्ट पॉइंट आपको समझने वाला है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर बॉन्ड बिटवीन मोलिकुलर चेन्स के बीच में जो बॉन्ड है या जो लिंकिंग है, इस लिंकिंग के हिसाब से हमारे जो पॉलीमर है उनको अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया है, जैसे कि इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स एंड थर्मोप्लास्टिक्स।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर से मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आपको इनको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक दी गई है, वहां से आप इलास्टोमर, फाइबर, थर्मो प्लास्टिक इनको पढ़ सकते हैं। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो भी जियोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स है वो सब के सब थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। क्या बोला मैं, कि सारे के सारे जियोसिंथेटिक्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे थर्मोप्लास्टिक से ही ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, थर्मोप्लास्टिक्स हमको एडिशन पॉलीमराइजेशन से मिलकर बनता है। अब यहां पर मैं आपको एडिशन पॉलीमराइजेशन बता देता हूं क्या है। देखो, दो टाइप के पॉलीमराइजेशन होते हैं, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन, एक होता है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो फ्रेंड्स, थर्मोप्लास्टिक आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन से बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है। सीधा सिंपल सी भाषा में मैंने आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि अगर हमारा पॉलीमर एडिशन रिएक्शंस की वजह से बन रहा है तो उसको एडिशन पॉलीमराइजेशन कह देंगे। क्लियर है? यहां तक बस आपको इतना समझना है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो फिर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर मैंने आपको बताया रखा है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस भी मैंने बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर कि पॉलीमर इन विच इंटरमोलिकुलर दैट इज इंटरचेंज फोर्सेस आर इंटरमीडिएट आर कॉल्ड एज थर्मोप्लास्टिक। मतलब कि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर फ्रेंड्स जो हमारा इंटरचेंज फोर्स होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मतलब ज्यादा कमजोर भी नहीं होता, ज्यादा हैवी भी नहीं होता। ठीक है, मतलब इंटरमीडिएट रेंज का होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, तो थर्मोप्लास्टिक के अंदर लेस क्रॉस लिंकिंग हमको देखने को मिलती है। अब क्रॉस लिंकिंग क्या होता है, अगेन पॉलीमर का टर्म है ये। तो क्रॉस लिंकिंग मतलब कम से कम बॉन्ड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये से आप समझ सकते हैं लेस क्रॉस लिंकिंग। अब फ्रेंड्स, लेस क्रॉस लिंकिंग है, इसकी वजह से यहाँ पर ये पॉलीमर क्या होगा, अगर आप इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड अगर इसको आपने ठंडा किया, अगेन कूलिंग कर रहे हैं, तो ये फिर से हार्ड हो जाता है और अपना जो ओरिजिनल शेप रहेगा उसको ये रिटेन कर लेता है। क्या बोला गया कि थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर लेस क्रॉस लिंकिंग होने के कारण जो हमारा पॉलीमर होता है उसको हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है, और अगर उसको ठंडा करेंगे तो वो फिर से हार्ड हो जाएगा और अपना जो ओरिजिनल शेप था पहले, वैसा का वैसा ही शेप ये रिटेन कर लेता है। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स इसी के अंदर, सो इन दिस केस जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं, इनको जब गर्म करने पे वो हमारे कमजोर हो जाते हैं, डेट इज वीक हो जाते हैं, एंड पॉलीमर बिकम सॉफ्ट एंड वाइस वर्सा। क्या बोला कि इस केस में, थर्मोप्लास्टिक के केस में, अगर आप हीटिंग कर रहे हैं तो हीटिंग करते वक्त जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस रहते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, वीक होने लगेंगे, एंड अगेन वो आप उसको जब गर्म करेंगे या कूल करेंगे तो वो फिर से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट को आप पढ़ सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन हीटिंग गेट्स वीकेन एंड पॉलीमर बिकम सॉफ्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है कि देखो, थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर हमारे जो भी रिएक्शंस हो रही थी, जब हम लोग उसको हीट कर रहे थे तो बॉन्ड वीक हो रहा था, फिर से हमने उसको कूल किया तो बॉन्ड हमारा फिर से स्ट्रांग हो गया। तो ये सारे के सारे कैसे, फिजिकल चेंज है, और हम जानते हैं कि फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, जनरली रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं, डेट इज कौन से, थर्मोप्लास्टिक, ये रिसाइक्लेबल होते हैं। रिसाइक्लेबल होते हैं मतलब एक बार इनका यूज करके आप इनको अगर से फिर से गर्म करेंगे, फिर से दूसरे शेप में मोल्ड करना चाहेंगे तो ये उस शेप में मोल्ड हो जाएंगे। मतलब कि मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो थर्मोप्लास्टिक्स है उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, या फिर वो क्या है, रिसाइक्लेबल है। क्लियर है? नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्ट्रीन हो गया, पम्मा हो गया, पीटीईएफ हो गया। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इनके बारे में। लेकिन अगर आपको इन और भी पॉलीमर्स के बारे में जानना है तो आप नीचे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज कोई जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो चीजें आपके इस सिलेबस के बियॉन्ड हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मेरे ख्याल से थर्मो प्लास्टिक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं थर्मोसेटिंग के बारे में बता देता हूं फ्रेंड्स। तो ये एक प्रकार का क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो थर्मोप्लास्टिक हमको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से मिलता है, मतलब कंडेंसेशन का मतलब यहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा।
ठीक है। एडिशन पॉलीमर के अंदर दो मोनोमर का जुड़ रहा था, कंडेंसेशन के अंदर हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये आपको ध्यान रखना है बेसिक सा। ठीक है, इससे सिंपलेस्ट वे में इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऑलराइट, सो इसके अंदर अगर बात करें फ्रेंड्स, पॉलीमर इन विच देयर इज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग, थर्मोसेटिंग के अंदर फ्रेंड्स एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर बॉन्ड्स बने होते हैं, वो भी क्रॉस लिंकिंग की मदद से, है ना। और इसी को हम लोग थर्मोसेटिंग्स कह देते हैं या थर्मोसेट भी कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, दिस पॉलीमर ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट एंड ऑन कूलिंग बिकम हार्ड। इनको जब हम गर्म करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड जैसे ठंडा करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, बट डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल शेप्स। फ्रेंड्स, मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हमारे अपने ओरिजिनल शेप को रिटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको गर्म कर देंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, ठंडा कर देंगे तो हार्ड हो जाएंगे, लेकिन अपना जो शेप था, ओरिजिनल शेप जो था, इसको भूल जाएंगे। मतलब कि थर्मोसेटिंग अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे समझिएगा आप। आगे अगर बात करें फ्रेंड्स, क्रॉसलिंक्स गेट ब्रोकन एंड रीअरेंज्ड ऑन हीटिंग। देखो यहां पर क्या होता है, अगर आप इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर इसको आप क्या करेंगे, अगर हीट करेंगे या फिर कूल करेंगे तो इसके केस में आपकी जो क्रॉस लिंकिंग थी वो टूट जाएगी, और जब आप इसको फिर से अगर गर्म कर रहे हैं तो ये फिर से अपने आप को रीअरेंज कर लेगा। ठीक है, मतलब कि हीटिंग कूलिंग में यहां पर क्या होता है ना, ये जो इसकी प्रॉपर्टी थी वो खो चुका होता है, कौन, थर्मोसेटिंग। लेकिन थर्मोप्लास्टिक के अंदर आप उसको हीट करेंगे तो वो अपनी प्रॉपर्टी खो देगा, ठंडा होगा ऑटोमेटिकली अपनी प्रॉपर्टी में फिर से गेन कर लेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, इट इज प्योरली केमिकल चेंज। थर्मोसेटिंग के अंदर जो भी चेंजेस आ रहा है हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, और केमिकल चेंजेस हमारे जनरली इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, नॉट रिसाइक्लेबल। इनको हम रिसाइक्लेबल नहीं कह सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि अगर आप एक बार इनका कोई शेप्स बना लेंगे तो इनको दूसरी बार फिर से रिमोल्ड करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एंड यहां पर आप ध्यान रख सकते हैं, दिस पॉलीमर ग्रेटली इंप्रूव द मटेरियल्स मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये जो पॉलीमर्स होते हैं मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। एग्जांपल फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं आप, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेसिन, बेकेलाइट इपॉक्सी रेसिन। आपको थर्मोसेटिंग के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है थर्मोप्लास्टिक है, क्योंकि मैंने बताया कि सारे के सारे जियोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, किससे मिलकर बने होते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। ठीक है, तो आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या रखना है कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक मैंने क्या बोला, थर्मोप्लास्टिक मैंने आपको बोला कि ये एक रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, रिसाइक्लेबल होता है क्योंकि इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, रिसाइक्लेबल इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी का चेंजेस आ रहा था, हीट करने पे, वो कूल करने पे फिर से रीगेन हो जा रहा था। मतलब इसी को बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के। ठीक है, लेकिन सॉरी थर्मोप्लास्टिक्स को, और थर्मोसेटिंग को हम बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। अब फ्रेंड सवाल है कि आखिर में पॉलीइथिलीन कैसे मिलता है, इसकी जो रिएक्शन है ये मैं आपको बता देता हूं। तो पॉलीथीन या पॉलीथाइलिन जो है एक ही चीज है, और ये हमारा एक होमोपोलीमर होता है। ठीक है, क्या बोला, होमोपोलीमर। होमो का मतलब सेम मोनोमर यूनिट यहाँ पर रिपीट होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो मोनोमर यूनिट है वो है हमारी इथीन। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ये हमारी क्या है, इथीन। और जब यहाँ पर n नंबर ऑफ इथीन कंबाइन होंगे तो यहाँ से जो पॉलीमर मिलता है हमको, उसको नाम दे दिया गया है फ्रेंड्स, क्या, हमने नाम दे दिया उसको पॉलीइथिलीन। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ध्यान में देखना कि जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड मेरा सिंगल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपकी सामने रिएक्शन है, आप देख सकते हैं कि n नंबर ऑफ CH2 जब एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा था तो यहां से हमको क्या मिल रहा था, पॉलीइथाइलिन मिल रहा था। क्लियर है, तो कैसे आपको पॉलीइथाइलिन मिलेगा, मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जब n नंबर ऑफ इथीन्स का एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इथाइलिन हो जाएगा, पॉलीइथाइलिन हो जाएगा या पॉलीइथीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो टाइप की होती है फ्रेंड्स, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीथीन, एक होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। आपको इतना ही यहाँ पर जानना है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
तो पॉलीविनाइल क्लोराइड भी एक हमारा पॉलीमर है जिनकी मदद से हम लोग जियोसिंथेटिक्स को प्रिपेयर करते हैं। और ये हमको कैसे मिलता है? दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा एक होमोपॉलीमर होता है और इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो विनाइल क्लोराइड होती है। इसी को हम लोग क्लोरोइथिन बोलते हैं। और ये कैसी दिखती है? आपके सामने देख सकते हैं आप। ये हो गया आपका क्या? हमारा क्लोरोइथिन। जब इसका एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह देंगे? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर हुआ? तो ये भी रिएक्शन आपको थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। नेक्स्ट अगर बात करें फ्रेंड्स पॉलीप्रोपाइलिन, तो पॉलीप्रोपाइलिन ये है हमारा पॉलीप्रोपाइलिन। प्रोपाइलिन का मतलब आप समझिएगा कि 3 कार्बन एटम से, 3 कार्बन। ठीक है। डाई मतलब 2 कार्बन एटम, है ना? तो यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉलीप्रोपाइलिन के अंदर क्या होगा कि जब इसकी रिएक्शन हम लोग किसके अंदर, जिगलार नट्टा एक कैटालिस्ट होता है, इसकी प्रेजेंस में जब कराएंगे तो वहां से हमको ये जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीप्रोपाइलिन कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से यहां तक की जो बातें थी अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी वो क्लियर हो गया होगा। सो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो क्लासिफिकेशन है हमारे जियोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स के, उनके बारे में बताऊंगा। देन फिर हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की, अलग अलग फंक्शंस क्या होते हैं जियोसिंथेटिक्स प्रोडक्ट के। आई होप ये चीज यहां तक आपको क्लियर हुई होगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।